Class 9. In this video, we have to read chapter 1 Matter is our surrounding. First of all, we read what is matter? Matter is anything which occupy space and has mass. मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को और उसके अंदर मास भी होता है. क्लासीफाई ऑफ मैटर. अब हम क्लासीफाई करेंगे मैटर को. मैटर क्या चीज़ है? अर्लियर इंडियन फिलोसफियर एंड क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर इज कॉल्ड पंचतत्व. पहले फिलोसफर्स हुए थे, उन्होंने ये चीज़ क्लासीफाई की थी कि तो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और वाटर. ये 5 तत्व हैं जिनसे मिलाकर सभी चीज़ें बनी हुई हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, मैटर इज क्लासिफाइड एज ए लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. और फिजिकल स्टेट ये क्लासिफाई करती है कि उसकी 3 स्टेट हैं. सॉलिड मीन्स ठोस, liquid means द्रव, and gases. On the basis of chemical composition, matter is classified as a pure substance and some mixture. Chemical composition के आधार पर जो मैटर है उसको क्लासीफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के रूप में. प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस मे बी द एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड, जो एक ही एलिमेंट्स का कंपाउंड होता है जिसमें एक ही जैसे पार्टिकल्स होते हैं. मिक्सचर में भी द होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर. मिक्सचर 2 तरीके का होता है, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर क्या है मैटर की? मैटर इज मेड अप टू द पार्टिकल. मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है. द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी टिनी. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं. द पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. और मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है. द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मीन्स लगातार मूव करते रहते हैं. द पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. और उसका जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल. किस तरीके से बना होता है अब उसको मैं एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे. टेक सम वाटर इन द बीकर. हमने कुछ पानी लिया बीकर में एंड नोट्स इट्स लेवल. और उसके लेवल को चेक किया. डिसॉल्व सम साल्ट एंड शुगर विद इन इट, हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड. हमने कुछ नमक या शुगर उसके अंदर एक ग्लास रॉड की मदद से डिसॉल्व किया. द साल्ट डिसॉल्व इन द वाटर बट लेवल ऑफ द वाटर डज नॉट चेंज. हमने देखा कि जब हम साल्ट उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया तो वाटर लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ. तो इसका क्या वजह हो सकता है? इट इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द वाटर. इस वजह से हुआ क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था और जो साल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो उसके बीच में जाकर ज्वाइन हो गए. दिस शोज द मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल. इससे ये शो हुआ कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है. द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी टिनी. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. उसको भी हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे. डिसॉल्व 2 or 3 catalyst of the potassium permanganate in the 100 ml of water in the beaker. 100 ml वाटर लिया हमने बीकर में और उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व किया. टेक 10 ml of this solution and dissolve in the 100 ml of water. उसका 10 ml लिया फिर उसको 100 ml में डिसॉल्व किया.
टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड डिजोल्व द 100 ml ऑफ वाटर। फिर हमने उसको रिपीट किया, देन फिर उस सेकेंड से हमने फिर 10 ml वाटर लिया और उसको डिजोल्व किया थर्ड 100 ml ऑफ वाटर में। रिपीट द प्रोसेस 5 and 6 टाइम। इस तरीके से हमने इस प्रोसेस को 5 और 6 टाइम किया। दिस shows that a few catalyst of potassium permanganate can colorize a large volume of the water because there are a million tiny particle in each catalyst. तो हम ये इससे शो हुआ कि पोटेशियम परमानेंट का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में क्यों डिजोल्व हुआ, क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स थे। इसलिए हमने 5 and 6 टाइम भी ये प्रोसेस को किया, तब भी उसका कलर पूरी तरीके से वाटर लेवल पर नहीं आया उसमें, तब भी उसका कलर हमको दिख रहा है। वो यही वजह है कि जो कलर है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में, क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। The particle of the matter have space between them. ये चीज अभी हमने पहले भी देखा था, हमने बताया था आपको, जैसे हमने साल्ट को डिसॉल्व किया था बीकर में। एक अदर एक्टिविटीज इन्होंने शो किया है कि टेक सम वाटर इन द बीकर। हमने कुछ वाटर लिया बीकर के अंदर एंड नोट इट्स लेवल, उसके लेवल को चेक किया। डिसॉल्व सम साल्ट एंड शुगर विद इट हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। हमने ग्लास रॉड की मदद से साल्ट और शुगर, आप कुछ भी उसमें ले सकते हैं, उसको हमने डिसॉल्व किया। द साल्ट डिसॉल्व इन द वाटर बट लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। साल्ट उसमें डिसॉल्व हो गया हमने देखा, पर वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। इससे हम लोगों को क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं साल्ट के, वो स्पेस होता है वाटर के पार्टिकल्स के बीच, वो उनके अंदर कंबाइन हो जाता है। पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब हम पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर में वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, यानी कि लगातार मूव करते रहते हैं। इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। टेक सम वाटर इन द बीकर। हमने बीकर में कुछ पानी लिया एंड पुट द ड्रॉप ऑफ ब्लू एंड रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड ऑफ द बीकर। ब्लू या रेड कलर का इंक लिया हमने, उसके कुछ ड्रॉप्स हमने उस बीकर में डाल दिए। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर द फ्यू आवर्स। हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसके लिए कुछ फ्यू आवर्स के लिए, यानी कुछ घंटों के लिए हमने उसको छोड़ दिया। द इंक स्प्रेड इवनेंटली थ्रू द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल वाटर एंड द इंक। जो इंक है हमने देखा कुछ आवर्स के बाद जो इंक है वो स्प्रेडली इवेंटली थ्रू आउट वाटर में मूव करने लगा ड्यू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल वाटर एंड इंक। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एंड मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसका मीन्स जब वो इंटरमिक्स किया तो दो या उससे ज्यादा डिफरेंट टाइप के जो मैटर हैं वो अपने आप से उनका क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। इससे क्या पता चला कि पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर कैसे अट्रैक्ट करते हैं। इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। टेक एन आयरन नेल्स। हमने कुछ आयरन नेल्स ली, ए पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। एक चॉक और रबर बैंड का पीस लिया। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमिंग, कटिंग एंड स्क्रैचिंग। इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चॉक, less easier to break the rubber band, and difficult to break the iron nails. This is because the particle of iron nails are held together very greater force than the rubber band or the chalk. हमने आयरन नेल्स ली, चॉक लिया और रबर लिया। हमने हम्बर वगैरह से, कटिंग स्ट्रेस से
उसको कट करके देखा, ब्रेक करके देखा, तो हमने देखा कि जो चॉक है वो इजीली हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। उससे भी इजियर होता है कि रबर बैंड को हम ब्रेक कर दें। टिपिकल होता है आयरन नेल्स, यानी कि आयरन नेल्स को ब्रेक करना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आयरन नेल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अधिक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर। मैटर जो होता है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में होता है। वो स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड हैव डिफाइनाइट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का एक निश्चित से शेप होता है, यानी कि निश्चित आकार होता है, और निश्चित आयतन होता है। वॉल्यूम मीन्स आयतन, हिंदी में हम बोलते हैं उसको। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। उसमें जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है, क्योंकि जो उसका पार्टिकल होता है उनके बीच में स्पेस बहुत मिनिमम होता है। इसी कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कम मूवमेंट कर पाते हैं। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। हम उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि बहुत कम कंप्रेसिबल होता है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। और डिफ्यूजन भी बहुत कम होता है उसमें। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड हैव नॉट डिफाइनाइट शेप but have the fixed volume. Liquid take the shape of the container. Liquid यानी कि द्रव, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, पर उसका निश्चित वॉल्यूम होता है। इसका मतलब है आप उसको जिस चीज में भी रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। अगर आप उसको किसी ग्लास में रखेंगे तो लगेगा लिक्विड ग्लास के जैसा है, उसका शेप ग्लास के जैसा है। आप उसमें कप में रखेंगे तो लगेगा वो कप जैसा है। तो उसका जो शेप है वो निश्चित नहीं होता है, डिफाइनेट नहीं होता है। आप जिस में रखेंगे वो उसके जैसा हमको लगने लगता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट्स। उसके जो स्पेस होता है वो थोड़ा अधिक होता है सॉलिड से। The force of attraction between the particle is intermediate. Force of attraction भी थोड़ा कम होता है। The movement of the particle is intermediate. Movement भी करते हैं particles. They are less compressible. ये भी कम compress कर सकते हैं आप इसको। Their rate of diffusion is more than solids. और diffusion जो है वो solid से ज़्यादा होता है इसमें। Properties of gases. Gases have no definite shape and fixed volume. Gases में ना तो उसका आकार ही निश्चित होता है और ना उसका आयतन ही निश्चित होता है। Gases occupy the whole space of the container. Gases को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है वो उसका पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। The space between the particle is maximum. और उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। जब स्पेस बहुत ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होता है। जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते थे उसमें स्पेस मिनिमम होता था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता था। और इसमें हमने देखा गैसेस में कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। स्पेस जो है उनके बीच में वो मैक्सिमम है। यही कारण है कि अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। जब अट्रैक्शन ही नहीं है, बहुत ज्यादा मिनिमम है, तो उसका मूवमेंट बहुत अधिक है। दे हैव द मोस्ट कंप्रेसिबल।
ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, हम उसको बहुत अधिक कंप्रेस कर सकते हैं। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द सॉलिड एंड लिक्विड, और डिफ्यूजन भी इसमें सॉलिड और लिक्विड की तुलना में बहुत अधिक होता है। गैसेस हैं जो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आप देख रहे हैं कि बहुत अधिक है। लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड्स में तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि बहुत पास पास होता है, इसलिए उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है। चेंज ऑफ द स्टेट, अब हम देखेंगे कि चेंज कैसे करता है कोई भी पार्टिकल अपना स्टेट। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इज चेंज इनटू द लिक्विड, जब हम किसी भी सॉलिड को यानी कि ठोस को जब हम हीट करते हैं तो चेंज हो जाता है लिक्विड में। व्हेन लिक्विड इज हीटेड इनटू द चेंज इनटू द वेपर या गैस, और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है गैस में। क्या पढ़ा हमने? जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो चेंज होता है लिक्विड में, हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो चेंज होता है लिक्विड में, और जब लिक्विड को हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है गैस में। व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट, और जब हम गैस को कूल करते हैं यानी कि ठंडा करते हैं, इट चेंज टू लिक्विड, वो दोबारा से किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड इट, और जब हम लिक्विड को कूल करते हैं वो चेंज हो जाता है सॉलिड में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आइस इज हीटेड इट चेंज इनटू द वाटर, अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। इफ वाटर इज हीटेड, अगर हम वाटर को हीट करें इट चेंज इनटू स्टीम, तो वो स्टीम यानी कि वॉश में चेंज हो जाता है। इफ स्टीम इज कूल्ड इनटू द वाटर, अगर हम स्टीम को कूल करें तो वो चेंज हो जाता है वाटर में। इफ वाटर इज कूल्ड, अगर हम वाटर को कूल करें इट चेंज इनटू द आइस। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो हमने देखा कि हम सॉलिड से गैस तक सभी स्टेट में चेंज कर सकते हैं और फिर गैस से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। नाउ हम पढ़ेंगे मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग? व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं द पार्टिकल बिगिन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड, बिगिन टू मूव मोर फ्रीली। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो वाइब्रेट होते हैं बहुत अधिक स्पीड से और मूव कर सकते हैं फ्रीली। देन द पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड मेल्ट टू चेंज इनटू द लिक्विड। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हमको देना होता है लिक्विड को मेल्ट करने के, सॉलिड को मेल्ट करने के लिए लिक्विड में। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन। यही प्रोसेस, मेल्टिंग का जो ये प्रोसेस है ये फ्यूजन कहलाता है या मेल्टिंग कहलाता है, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना का जो प्रोसेस होता है उसको हम मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 273 केल्विन होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of solid into the liquid at atmosphere pressure at its melting point is called latent heat of fusion. एनर्जी का वो अमाउंट जो रिक्वायर होता है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेयर प्रेशर पर मेल्टिंग, जब उसको मेल्ट करते हैं तो वो कहलाता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस तरीके से इसमें बताया गया है पिक्चर के द्वारा, आपको उसको हमने कैलकुलेट किया है मेल्टिंग पॉइंट को। अब हम पढ़ेंगे बॉइलिंग। व्हाट इज बॉइलिंग? व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव इवन फास्टर, तो
उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं बहुत तेजी से। देन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगेन टू बॉयल। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो लिक्विड होता है वो बॉयल होने लगता है एंड चेंज इनटू द वेपर, और वेपर में चेंज हो जाता है। बॉइलिंग इज अ ब्लैक फिनोमेना। व्हेन द लिक्विड बॉयल्स द ब्लैक ऑन द लिक्विड चेंज इनटू द वेपर। इस तरीके से लिक्विड वेपर में चेंज होता है। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, इट कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है वो कहलाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन होता है। What is the latent heat of the vaporization? The amount of heat energy required to change. कितना अमाउंट चाहिए आपको एनर्जी का 1 kg लिक्विड को इनटू द गैस एटमॉस्फेयर प्रेशर पर बॉयल करने के लिए, वो कहलाता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसा कि आपको इसमें दिखाया भी गया है, यहाँ पर इस तरीके से हम उसको मेंशन कर लेते हैं कि इसका वेपराइजेशन पॉइंट कितना है। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड मोशन। टेम्परेचर का सॉलिड्स पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। जब उसको हॉट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं फ्रीली। ये लिक्विड, ये कोल्ड लिक्विड है, और जब इसको हॉट करते हैं तो इसके पार्टिकल्स भी इस तरीके से मूव करने लगते हैं। ये आपको इस पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? आपको बताया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि सब्लिमेशन क्या है। द चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अभी हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। वेपराइजेशन क्या होता है जब आपका लिक्विड गैस में चेंज होता है। अब सब्लिमेशन क्या है? एक ऐसा चेंज है जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज होकर सीधा गैस में चेंज हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन होता है, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस। एक ऐसा चेंज जिसमें डायरेक्टली जो सॉलिड होता है गैस में चेंज हो जाता है। तो जो रिएक्शन कहलाता है, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इफ द सॉलिड इज camphor or aluminum chloride is heated, it changes into the vapor. If vapor is cooled, it changes into the solid. अगर इस वेपर को हम चेंज करते हैं तो दोबारा से वो किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड में चेंज हो जाता है। पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैसेस। क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का गैसेस पर? When the pressure is applied on the gases of the particle come closer and gas changes into the liquid. जब दाब यानी कि प्रेशर अप्लाइड किया जाता है गैस पर, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होते जाते हैं और वो जो गैस है वो चेंज हो जाती है लिक्विड में। We can liquefy gases by applying pressure, reducing the temperature, और उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, जब प्रेशर रिड्यूस होता है, इज चेंज डायरेक्टली टू गैसेस। तो किस में डायरेक्टली चेंज हो जाता है? गैसेस में, विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं।
कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ द मैटर यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। द स्टेट ऑफ द मैटर आर द इंटर कन्वर्टेबल। द स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड द प्रेशर, जो आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट भी किया हुआ है कि सॉलिड से सब्लिमेशन हुआ तो गैसेस भी चेंज हो गया, और गैस से फिर दोबारा से हम लोग सॉलिड में उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से लिक्विड से सॉल्टिफिकेशन हुआ तो सॉलिड में चेंज हो गया, उससे फ्यूजन हुआ तो फिर लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड का वेपराइजेशन हुआ तो गैस में चेंज हो गया, और कंडेंसेशन हुआ तो फिर से वो लिक्विड में चेंज हो गया। नाउ अब हम रीड करते हैं evaporization. The changes of liquid into the vapor at the temperature below its boiling point is called evaporization. तो कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है जिस टेम्परेचर पर, वो एवेपराइजेशन कहलाता है। वो टेम्परेचर कम होता है बॉइलिंग पॉइंट से। Evaporization is a surface phenomena. Particle from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction and change in the vapor state. Evaporization में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो सरफेस में होते हैं वो गेन करते हैं एनर्जी को, और उन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कम होने लगता है, जिसके कारण वो चेंज हो जाते हैं वेपर स्टेट में। फैक्टर इफेक्टिंग द एवेपराइजेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं एवेपराइजेशन को? द रेट ऑफ एवेपराइजेशन डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, उसके सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करते हैं, और वाइंड स्पीड पर भी डिपेंड करते हैं। अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें, इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो वेपराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। सपोज कीजिए एक भगोने की जगह आप एक फ्राई पैन में बॉईल करें पानी को, तो एवेपराइजेशन उसमें बहुत तेजी से होगा, जिससे उसका एरिया, क्योंकि भगोने से जो आपका फ्राई पैन है उसका एरिया अगर आप इंक्रीज कर दिया आपने, तो वेपराइजेशन इंक्रीज हो गया। इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द रेट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, अगर आपने गैस पर आप वाटर को हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, अगर आप गैस को स्लो कर देते हैं तो एवेपराइजेशन का जो रेट है कम होगा। पर आप अगर गैस को इंक्रीज कर दे रहे हैं, यानी कि हीट को इंक्रीज कर दे रहे हैं उसका, तो एवेपराइजेशन तेजी से होने लगेगा। इंक्रीज द ह्यूमिडिटी, डिक्रीज द रेट ऑफ वेपराइजेशन। ह्यूमिडिटी से डिक्रीज हो जाता है रेट ऑफ वेपराइजेशन। इंक्रीज द वाइंड स्पीड, इंक्रीज द एवेपराइजेशन। पर वाइंड का स्पीड होने से वेपराइजेशन जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है। अब इसमें आपको पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है हाई एनर्जी evaporating, medium energy pulled back into the water, low energy remain as liquid. जब लो एनर्जी रहती है तो वो लिक्विड में रहता है, मीडियम एनर्जी होती है तो पुल करता है बैक इनटू द वाटर, वाटर के बैक में पुल करता है। हाई एनर्जी होती है तो वो आउट ऑफ कम, मतलब सरफेस को छोड़ के आउट हो जाता है और वेपर में चेंज हो जाता है। एवेपराइजेशन कॉजिंग कूलिंग, एवेपराइजेशन पे कूलिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस कारण से होता है? व्हेन ए लिक्विड evaporate, the particle of a liquid absorb heat from the surrounding and evaporate. जब कोई लिक्विड evaporate होता है, the particle of the liquid absorb the heat.
पार्टिकल होते हैं लिक्विड के, वो हीट को ऑब्जर्व करते हैं अपने चारों तरफ का सराउंडिंग से और एवोपरेट हो जाते हैं। सो द सराउंडिंग बिकम कोल्ड। अगर चारों तरफ का सराउंडिंग जो है वो कोल्ड है, फॉर एग्जाम्पल people sprinkle water on the roof open ground because during the evaporation water absorbs the heat make the hot surface cool। आप देखते हैं कि जैसे ओपन एरिया है आपके रूफ का, अगर आप एवेपोराइजेशन कर रहे हैं वाटर का, हीट मेकअप द हॉट सरफेस कूल, तो सरफेस को क्या कर देता है, कूल कर देता है। ड्यूरिंग द समर वी स्वीट मोर बिकॉज ड्यूरिंग द एवेपोराइजेशन। आप देखते हैं कि समर में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो भी किसके कारण होता है, एवेपोराइजेशन के कारण। द स्वीट ऑब्जर्व द हीट, जब वो हीट को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग वेरी कूल, तो हमारी बॉडी बहुत कूल महसूस करती है। वियरिंग द कॉटन क्लॉथ इन द समर, अगर आप वियर कर लें कॉटन क्लॉथ को समर में, तो कीप अस कूल, तो हमें बहुत ठंडा महसूस होता है। बिकॉज कॉटन ऑब्जर्व द स्वीट, क्योंकि वो जो कॉटन होता है वो हमारे पसीने को ऑब्जर्व कर लेता है। एंड व्हेन द स्वीट एवोपरेट इट ऑब्जर्व द हीट, और जो वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल, तो हमारी बॉडी कैसा महसूस करती है, कूल महसूस करती है। हाउ एवोपरेट कूलिंग वर्क, कैसे वर्क करती है, वार्म एयर क्या उस, तो ये वाटर से और कूलिंग एयर वहां से फिल्टर जब होता है तो उससे एयर बन के, मतलब हवा, कूलर में इस तरीके से हवा का भी इसी तरीके से प्रोसेस होता है वाटर टैंक से। Thanks. This chapter is complete.